नमस्कार मित्रों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज मैं आया हूं एक मजेदार टॉपिक के साथ। आज बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज हम जो टॉपिक लेकर आ गए हैं उसका नाम है TDS। मतलब कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी जो सोर्स है वहीं पे आपका टैक्स कट जाएगा। ठीक है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जहां से आपका इनकम जनरेट हो रहा है वहीं पे आपका टैक्स काट लिया जाएगा जो आपको पेमेंट कर रहे हैं उनके द्वारा। सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है TDS का कि जो भी व्यक्ति पेमेंट कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति से मेरा मतलब कुछ स्पेसिफिक लोग, सारे लोग नहीं जो TDS काट सकते हैं, केवल वही जो TDS काटने के लिए एलिजिबल है, जिनके पास 10 नंबर होता है। और डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन लोग हैं जो TDS काट सकते हैं। ठीक है, तो वैसे लोग, वैसे कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है जो TDS काटने के लिए एलिजिबल है, तो सरकार ने कहा है कि जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसी टाइम जो है उसका एक स्पेसिफिक हिस्सा जो रूल्स के अकॉर्डिंग, जिस सेक्शन में जो रेट एप्लीकेबल है और जो लिमिट एप्लीकेबल है उसके हिसाब से मुझे जो है कुछ पैसे पेमेंट के टाइम में ही दे दो और अपना जो करना है करते रहो। ठीक है, तो सरकार ने ये नियम बना दिया। अब जो डायरेक्टर है जो पेमेंट कर रहे हैं किसी को, तो अब वो जो TDS काटेंगे तो वो कहाँ जाएगा, क्या होगा, वही मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पेमेंट कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि TDS का जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा क्या है दोस्तों, पेमेंट बेसिस। मतलब कि TDS आपको कब काटना है, जब आप पेमेंट कर रहे हैं या जब आप एक्चुअल में उस खर्चे की बुकिंग कर रहे हैं। जो भी पहले होता है उसी टाइम TDS काटना होता है। गवर्नमेंट ने कहा पहले मेरा पैसा दे दो, उसके बाद जो करना है करते रहो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले दोस्तों समझना होगा कि पेमेंट का नेचर क्या है। जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका क्या नेचर है, वो किस नेचर का खर्चा है। ठीक है, तो अगर आप नेचर समझ जाओगे तो सेक्शंस बने हुए हैं हजारों, कितने सारे सेक्शंस बने हुए हैं। तो नेचर का पता लगने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि वो जो नेचर है वो कौन से सेक्शन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन से सेक्शन में बिलोंग कर रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस सेक्शन पे क्या रेट एप्लीकेबल है। ठीक है, और जब आपको ये पता चल जाएगा कि क्या रेट एप्लीकेबल है तो आराम से आप जो है TDS काट दोगे। बेसिकली दोस्तों क्या है कि आप अगर फर्स्ट टाइम, वन टाइम, एक बार में अगर आप 30,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो तो उस समय आपको TDS काटना है, या नहीं तो पूरे साल में यदि आप 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो तो आपको TDS काटना है। ठीक है, ये तो हो गई TDS काटने की बात। अब कुछ बेसिक चीजों पे बात कर लेते हैं। TDS का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कौन लाया, भारत सरकार द्वारा लाया गया। ठीक है, भारत सरकार ने कहा कि इनकम की पेमेंट होने से पहले ही पेमेंट करने वाले जो व्यक्ति है उनके द्वारा कुछ हिस्सा काटकर सरकार को जमा करवा दिया जाता है। और ये जो पैसा जमा करवाया जाता है वो उनके पैन नंबर पे करवाया जाता है, जिसका वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। उस टाइम वो अपना जो है वो रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, यदि उनका टैक्स टेबल लिमिट जो है वो कम है तो वो उस समय रिफंड ले सकते हैं, अदरवाइज उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें पहले आपको और बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं। हाँ, ठीक है, अब तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि TDS क्यों लाया गया। ठीक है दोस्तों, TDS लाने की वजह से सरकार का बहुत सारा इसमें रीजन है। TDS की वजह से सरकार को ये चीज आसानी से पता चल जाती है कि किसको कितना पैसा मिला, क्योंकि जब पैसा मिला उसी टाइम TDS कट गया और वो सब उसके फॉर्म 26 या सॉरी इसमें रिपोर्ट हो गया। तो क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो अपना इनकम छुपा नहीं सकता, सरकार को उसका इनकम पहले पता चल गया। ठीक है, और सरकार को पैसा भी पहले मिल गया। दूसरा रीजन है टैक्स का बोझ कम करना। ठीक है, अगर TDS नहीं होता मान लो और साल भर में एक साथ बहुत बड़ा टैक्स, अगर आपकी लायबिलिटी बन रही है मान लो 1 लाख रुपए और आपने TDS पहले से 70,000 दे रखा है तो आपको 30,000 ही ना देना पड़ेगा दोस्तों, और एक ही बार में 1 लाख देना पड़ेगा तो ज्यादा ना हो जाएगा। तो टैक्स का बोझ कम करने के लिए
सरकार ने क्या किया, टीडीएस का सिस्टम ले आया, पहले ही कुछ कुछ टैक्स देते रहो कि बाद में आपको एक ही बार में सारा टैक्स न देना पड़े। तो आप इसे एज ईएमआई भी ट्रीट कर सकते हो कि आपने कुछ हिस्सा दे दिया है और आपका जितना बनता है वो आप बाद में दे दोगे जब आप रिटर्न फाइल करोगे, या अगर नहीं बनता है तो आप वापस ले लोगे सरकार से, सरकार को ये बताकर कि देखो जी मेरा इतना टैक्स नहीं बनता है, ऑलरेडी आप ले चुके हो, मेरा वापस दे दो। तो सरकार ने कहा है कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो और मुझे बताओ कि आपकी अगर नहीं है तो ठीक है, हम आपको वापस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था कि सरकार ने टैक्स रिडक्स टीडीएस क्यों लाया। ठीक है, टीडीएस लाने का मकसद सरकार का बहुत सीधा और जरूरी था, टैक्स कलेक्शन को आसान करना और पक्का करना। अगर इसे आसान भाषा में मैं समझाऊं तो इसका मतलब है कि टैक्स को पहले से इकट्ठा करना। पहले पुरानी व्यवस्था में क्या था कि सरकार को पूरा साल इंतजार करना पड़ता था कि लोग साल के अंत में जब अपना आईटीआर भरेंगे तो उस समय जो टैक्स बनेगा वो हमें देंगे, जिसमें कुछ लोग क्या करते थे, अपना आईटीआर भरते ही नहीं थे जो सरकार को देंगे। ठीक है, और ना सरकार के पास कोई रिकॉर्ड्स होता था कि इसका कहां से इनकम आया, क्या आया। ठीक है, तो इस पर टीडीएस ने सरकार ने कहा कि भाई जब पैसा कमा रहे हो तभी थोड़ा हिस्सा काट लो और हमें दे दो। ठीक है, तो टैक्स चोरी को कम करने के लिए भी टीडीएस का फंडा लाया गया था। अगर हर पेमेंट पर पहले से टैक्स कट जाएगा तो बाद में छुपाने का चांस बहुत कम हो जाएगा। मतलब सरकार के पास पहले ही रिकॉर्ड आ जाएगा कि कितना किसे पेमेंट हुआ, और कैश फ्लो जो है वो सरकार के पास बना रहेगा। टीडीएस से सरकार को साल भर में ही पैसा मिलने लगता है, जिससे वो पूरे साल खर्च और प्रोजेक्ट चला सकता है। ठीक है, टीडीएस पूरे साल मिलता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो सरकार के पास फंड जनरेट होती रहती है ताकि वो विभिन्न प्रकार के कामों में उनका उपयोग करती रहती है। ठीक है, तो ये तो था कि टीडीएस को लाने का सरकार का क्या मकसद था। ठीक है, तो हमने समझा कि टीडीएस क्या होता है, कहाँ करता है और कैसे इसका रिफंड जो है वो लिया जाता है। अब आइए एक एक करके बेसिक चीजों को समझते हैं। दोस्तों, टीडीएस कितनी तरह का होता है, टाइप्स ऑफ टीडीएस। दोस्तों, टीडीएस वैसे तो विभिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग हजारों सेक्शन बने हुए इनके पेमेंट बेसिस का, जिसमें कुछ चीजें जो है महत्वपूर्ण होती है, जिसमें मैं आपको एक सैलरी का बेसिक समझा देता हूं, बाकी होता तो बहुत सारा चीज है इसमें। दोस्तों, सैलरी पर टीडीएस का सबसे आम तरीका है, हर उस एम्प्लॉयर को जिनके कर्मचारी की सैलरी एक निश्चित स्लैब से ज्यादा है, उनको जो है उनकी सैलरी से टीडीएस काटना जरूरी होता है। कब जरूरी होता है? जब कर्मचारी की जो सैलरी है वो इनकम टैक्स स्लैब से ज्यादा है। इसके लिए क्या करना होगा एम्प्लॉयर को? इसके लिए एम्प्लॉयर को ये जानना होगा कि क्या वाकई जो ये हमारा एम्प्लॉय है उसका जो इनकम है वो क्या वाकई इनकम टैक्स स्लैब से ज्यादा है, तभी तो वो टीडीएस काटेंगे। अगर ज्यादा नहीं है तो क्यों काटेंगे फालतू में। ठीक है, 60 साल की उम्र तक वह सभी नागरिक जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनको टीडीएस में एग्जम्पशन मिलती है। इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस में एग्जम्पशन मिली हुई दोस्तों 2.5 लाख के इनकम तक। ठीक है, यानी कि 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं काटा जाता। पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उस पर 5% के हिसाब से टीडीएस एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसी तरह 5 से 10 लाख तक की इनकम रेंज 20% टीडीएस स्लैब के दायरे में आती है। सैलरी पर कटने वाले टीडीएस की कैलकुलेशन हम विस्तार से आर्टिकल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। दोस्तों, फाइनेंशियल संस्था जब इंटरेस्ट की पेमेंट करती है या जब कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो वो देने से पहले क्या करती है? टीडीएस काटती है। अगर दिए जाने वाले डिविडेंड की अमाउंट 5,000 से ज्यादा है तो उस पर 10% के हिसाब से टीडीएस काट ली जाती है। ठीक है, और अगर डिविडेंड लेने वाले के पास पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो उसकी जो है रेट 10% की जगह 20% हो जाती है। दोस्तों, कोई भी सेक्शन हो, कोई भी पेमेंट हो, यदि पैन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो 20% के दर से टैक्स काटा जाता है टीडीएस के अकॉर्डिंग। ठीक है, रेंट का पेमेंट। दोस्तों, रेंट का पेमेंट जो कि एक निश्चित सीमा से ज्यादा होती है उस पर टीडीएस काटा जाता है। ये रेंटल पेमेंट कभी किसी मशीन या प्रॉपर्टी के एवज में हो सकती है। अगर पेमेंट किसी मशीनरी के रेंट के रूप में आ रही है
और सालाना 2,40,000 रुपए से ज्यादा है तो उस पर 2% के हिसाब से टीडीएस लागू होता है। इसी तरह वह इनकम जो किसी प्रॉपर्टी के किराए के रूप में आ रही है, उसकी सालाना रकम 2,40,000 से ज्यादा है तो उस पर 10% टीडीएस लागू होगा। प्रॉपर्टी की सेल, वह प्रॉपर्टी जो किसी को बेची जा रही है या जिसकी मालिकाना को ट्रांसफर किया जा रहा है, अगर उसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो उस पर 1% के हिसाब से टीडीएस लागू होता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना होता है कि इस तरह की प्रॉपर्टी में एग्रीकल्चर लैंड, जो खेती बाड़ी की जमीन होती है, वो इस प्रकार की लैंड में टीडीएस इनका नहीं कटना होता है। एग्रीकल्चर लैंड इसमें शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपने समझा कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें 2-4 पेमेंट मैंने अभी आपको सिर्फ बताई है, और भी बहुत सारे पेमेंट होते हैं। अभी मैंने आपको बेसिक बताया, जैसे सैलरी बताया, रेंट बताया, इंटरेस्ट और डिविडेंड बताया, प्रॉपर्टी का सेल बताया। ये कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें अभी इसमें और होने वाली है। अब दोस्तों, अब देखिए, सोचिए, मान लीजिए आपका टीडीएस कट गया। जिन्हें काटना था उन्होंने काट लिया और जिनका कटना था उनका कट गया। अब क्या होगा? अरे भाई, जब किसी का टीडीएस कटेगा तो सर्टिफिकेट देगा ना सामने वाले को कि लीजिए मैंने आपका टीडीएस। अब मान लो किसी को आपको 1 लाख रुपए देना हो, आप उनको बोलोगे कि ये लो 90,000, 10,000 जो है मैंने जमा कर दिया सरकार को, तो वो तो आपसे लड़ाई करेगा ना भाई कि मेरा 1 लाख बन रहा है तो तुम 10,000 कहाँ गया, मेरा 90,000 दे रहे हो, 10,000 कहाँ गया? तो उस केस में जो है आप उसको टीडीएस सर्टिफिकेट दोगे कि ये लो भाई 90,000 रुपए मैंने तुम्हें दे दिया और ये पकड़ो अपना सर्टिफिकेट, ये 10,000 रुपए तुम्हारे पैन नंबर पे जमा कर दिया है, अपना इनकम टैक्स फाइल करके रिफंड ले लेना अगर बनता हो तो, अदरवाइज ठीक है। ठीक है जी, तो इसी को टीडीएस सर्टिफिकेट कहते हैं। इस सर्टिफिकेट में वो सारी डिटेल्स होती है जो जहां पर उनका टीडीएस आपने काटा है या जिन्होंने भी काटा है, इसमें वो सारी डिटेल्स होती है। सैलरी के केस में इस फॉर्म का नाम फॉर्म 16 है। सैलरी के अदर अलावा जो है उस केस में इस फॉर्म का नाम फॉर्म 16A है, और इन सब के अलावा जो है उनका नाम है फॉर्म 26S, जिसमें टीडीएस की सारी डिटेल्स होती है कि कहाँ कहाँ कितना कितना टीडीएस और कौन कौन से सेक्शन में कटा है। क्लियर? जब भी किसी पेमेंट से टीडीएस को काटा जाता है तो डिडक्टी एक सर्टिफिकेट को इश्यू करता है जिसे टीडीएस सर्टिफिकेट कहते हैं। एक टीडीएस सर्टिफिकेट में काटे गए टीडीएस की पूरी जानकारी होती है। टीडीएस सर्टिफिकेट 2 तरह के होते हैं, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। जब कोई एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी की सैलरी में से टीडीएस को काटता है तो उस काटे गए टीडीएस की पूरी जानकारी फॉर्म 16 में होती है। फॉर्म 16 में टीडीएस के अलावा कर्मचारी की अन्य स्रोतों से इनकम और टैक्स डिडक्शन का ब्यौरा होता है। हर कंपनी जो कि अपने कर्मचारी की सैलरी से टीडीएस डिडक्ट करती है, उनको वो फॉर्म 16 को इश्यू करना जरूरी होता है। सैलरी के अलावा किसी और इनकम के साधन से काटे गए टीडीएस को फॉर्म 16A में दर्शाया जाता है, जैसे कि रेंटल इनकम, जैसे कि सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे कि डिविडेंड पेमेंट इत्यादि। अब दोस्तों बात आती है कि टीडीएस की जो कैलकुलेशन होती है, जो सैलरी पर जो टीडीएस करता है उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है। तो आइए, हमने सब कुछ लिख के आपके लिए लाया हुआ हूं बताने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी कर्मचारी की सैलरी पर टीडीएस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी ग्रॉस सैलरी का पता लगाना चाहिए। ठीक है, ग्रॉस सैलरी कैसे पता चलेगी? ठीक है, जो एक फाइनेंशियल ईयर में कर्मचारी को दी जानी होती है। तो एम्प्लॉयर को क्या करना होता है दोस्तों, एम्प्लॉय का टीडीएस काटने से पहले उसका टैक्सेबल इनकम जान लेना होता है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे कि उनकी जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस मींस टोटल सैलरी जो उसको मिलती है, ठीक है, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल से लेकर मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है, पूरे 12 महीने की सैलरी। इस सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? बेसिक अलाउंस, एचआरए, ईपीएफओ, ग्रेचुइटी आदि। ठीक है, इसके बाद सैलरी में मिलने वाली एग्जेम्पशंस को घटाया जाता है, जिनके अंतर्गत इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। ठीक है दोस्तों, जो सैलरी का पार्ट्स होता है, एचआरए या ट्रैवल अलाउंस या रेंटल अलाउंस,
जो आपकी सैलरी स्लिप में दिखना चाहिए, जो आपके एम्प्लॉयर आपको अलाउंस प्रोवाइड कर रहे हैं ना दोस्तों, उस अलाउंस की डिडक्शन जो है आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त मिल जाती है, बशर्ते आपके सैलरी स्लिप में वो चीज होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 थी पहले, अभी 75,000 है, इसे भी घटाया जाएगा। मतलब जितनी टोटल ग्रॉस सैलरी है उसमें से जो उसको अलाउंस मिला है पूरे 12 महीने में, उन सबको घटाने के बाद जो सैलरी बचती है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो करंट में चल रहा होता है, जैसे अभी 75,000 चल रहा है, तो उसे घटाने के बाद जो रकम बचती है उसे टैक्सेबल इनकम माना जाता है। उसके बाद उसका जो कंपेयर है, उसके बाद ये देखा जाता है कि उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर वो इन्वेस्टमेंट डिडक्शन के अंदर आता है तो उस इन्वेस्टमेंट को भी माइनस कर देते हैं, तब जो बचता है उसे नेट टैक्सेबल सैलरी मानी जाती है। और तब उसको जो है इनकम टैक्स स्लैब से कंपेयर किया जाता है कि क्या ये इनकम टैक्स स्लैब में अब टैक्सेबल हो रहा है इन सब चीजों को डिडक्ट करने के बाद। अगर हो रहा है तभी एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय का सैलरी में टीडीएस काटता है, अदरवाइज नहीं काटता। ठीक है। ग्रॉस सैलरी में सभी तरह के डिडक्शन के बाद जो रकम बचती है उसे नेट टैक्सेबल इनकम कहते हैं। सैलरी इनकम के अलावा अगर कर्मचारी अन्य सोर्स से इनकम की जानकारी देता है, जैसे किसी तरह का रेंट, बैंक डिपॉजिट का इंटरेस्ट, तो उसे भी इनकम ही समझा जाता है और नेट टैक्सेबल सैलरी में जमा कर दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर कर्मचारी ने कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो एम्प्लॉयर को इसकी जानकारी देनी चाहिए और उसे नेट टैक्सेबल इनकम से घटा दिया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट जैसे कि पीपीएफ, ईएलएसएस, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस आदि शामिल होते हैं। इन इन्वेस्टमेंट में अलग अलग सेक्शन जैसे 80C, 80D और 80G के अंतर्गत रिबेट मिलती है। सेक्शन 192 के अंतर्गत अलग अलग इनकम टैक्स स्लैब पर अलग अलग टीडीएस की दर लागू होती है। हाँ, अगर कर्मचारी का पैन कार्ड मौजूद नहीं है तो टीडीएस की दर 20% और प्लस 4% सेस होती है। ठीक है। पुराने टैक्स रेजिम और नई टैक्स रेजिम के अंतर्गत निम्नलिखित स्लैब पर टीडीएस रेट लागू होते हैं। दोस्तों अभी मैं बताऊंगा कि पुराने टैक्स रेजिम और नए टैक्स रेजिम में क्या क्या इनकम टैक्स का स्लैब है। ठीक है दोस्तों, 20% के बाद आपको 4% सेस भी ध्यान रखना है। लोग ये चीज भूल जाते हैं, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाओगे तो वहां पे आपको सेस भी पे करना होता है। आपको लगेगा कि सिर्फ 20% ही, नहीं, वो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये ऊपर जो देख रहे हैं वो है न्यू रिजिम और ये जो नीचे देख रहे हैं वो है ओल्ड रिजिम। ठीक है। ये आपको वैसे भी गूगल पे आप सर्च करोगे कि क्या रिजिम चल रहा है अभी, कितना से कितना तक क्या स्लैब है इनकम टैक्स का, तो वो आपको पता चल जाएगा। वैसे ब्रीफ में आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। जैसे 2.5 लाख तक नील है, कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है, जबकि इसका रिबेट मिल जाता है 87A के अंदर। ठीक है। 5 से 7, 7.5 लाख पर 10% है, 7.5 से 10 लाख पर 15% है। इस तरह से इनकम को जो है वो कैलकुलेट करने के बाद टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है। और ये है ओल्ड। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है मैंने इसमें। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक व्यक्ति जिसका नाम अमित है, उसने एक कंपनी एबीसी में काम करता है जहां उसकी सैलरी 75,000 रुपये महीने है। इस सैलरी में से हम एग्जाम्पशन जैसे कि एचआरए, जिसे हम 7500 महीना मान के चलते हैं, उसको घटा सकते हैं। इसके अलावा अमित ने 10,000 ईएलएसएस में और 10,000 पीपीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ है। दिए गए वर्णन के अनुसार उसकी कुल सालाना सैलरी क्या हो। ठीक है दोस्तों, देखिए 75,000 का तो महीना सैलरी मिलता है, तो 75,000 को 12 कर दोगे तो 9 लाख उसका सैलरी हो गया। अब उसमें से एग्जाम्पशन घटाना है, जो एचआरए उसको मिला है 7500 को 12 से गुना कर दो 90,000। ठीक है, वो घट जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, ये ओल्ड रिजिम सेलेक्ट किया हुआ है, नया में 75,000 मिल जाएगा। ठीक है। अपनी इन्वेस्टमेंट पर वो रिबेट क्लेम करता है, जो 1,50,000 जो भी उसका बन रहा है, आप कैलकुलेट करोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ग्रॉस सैलरी हो गई। ग्रॉस सैलरी फिर क्लियर कर दो। ग्रॉस सैलरी में सब कुछ इंक्लूड होता है जो भी है उसके सैलरी में। ठीक है। टोटल सैलरी को ग्रॉस सैलरी मान लो आप। ठीक है। और एग्जाम्पशन में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो अलाउंस उसकी सैलरी स्लिप में उसके एम्प्लॉयर द्वारा दी जाती है। ठीक है। अपने मन से नहीं, अगर कोई अलाउंस एक्चुअल में रियलिटी में दी जा रही है तभी, वैसे नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी इनकम टैक्स में करंट में चल रहा होता है, जैसे अभी 75,000 है। ठीक है। ये अपने मन से नहीं डालना होता है। ठीक है। गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया हुआ है वो आएगा, जो रूल है। ठीक है। उसके बाद ये ग्रॉस टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। ये सब माइनस करने के बाद उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो कोई है वो यहाँ से रिबेट ले लो घटा के, जो बचेगा वो आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। जैसे ये 6,10,000 है इसके केस में,
अब इसको आपको अपने स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। 2.5 लाख तक तो कुछ टैक्स नहीं लगेगा ना। उसके बाद 2.5 लाख से ऊपर पर 5 लाख पर 5% कैलकुलेट कर लो, और 5 लाख से 10 लाख पर 20% कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और जो बनता है वो उसका टैक्स हो जाएगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। अब मान लो कि 34,500 इनका टोटल जो है वो टैक्स बना। अब मान लो कि अगर इनका टीडीएस कटा होता 20,000, तो इसमें से वो घट जाता और जो बच जाता वो इनको पेमेंट करना होता। तो इस तरह से जो है वो टीडीएस का रिफंड का खेला है, ठीक है। अब आपका टैक्स ही ज्यादा बन रहा है और आपने टीडीएस कम जमा किया हुआ है, तो अभी तो आपको टैक्स ही देना है, तो रिफंड कहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। हाँ दोस्तों, हो गया, कट गया टीडीएस, तो अब रिफंड लेना भी सीख लो। टीडीएस का रिफंड तब क्लेम किया जाता है जब आपकी इनकम या सैलरी से कटा टीडीएस आपके कुल टैक्स देनदारी से ज्यादा हो। मान लो आपकी टैक्स लायबिलिटी 100 रुपए है और आपकी टीडीएस जो है वो 500 रुपए है, यानी कि आपका जो टीडीएस है वो ज्यादा है और आपकी टैक्स लायबिलिटी है जो कम है। तो वो 500 में से 100 घटने के बाद जो 400 है आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी ही ज्यादा है और आपने कम पे कर रखा है, तब तो उस केस में आपको पे ही करना पड़ेगा और ज्यादा। तो रिफंड का यही सीन है। आप ये मत समझना कि मेरा टीडीएस कटा है तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। आपकी अगर लायबिलिटी ज्यादा बन रही है तो आपको तो देना ही पड़ेगा, रिफंड कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है रिफंड का प्रोसीजर। आपको जो है अपना इनकम अपने जो जैसे सैलरी का है तो फॉर्म 16 से मैच कराओ, 26 ईयर्स से मैच कराओ, अगर सैलरी का नहीं है तो फॉर्म 16A से मैच कराओ सारा, ठीक है। तो इन सबसे सारा मैच कराओ आप अपना, और देखो कि अगर आपका एलिजिबल है, अगर आपका रिफंड होने लायक है तो होगा। अपनी कैलकुलेशन करके पता करनी होगी, और हमसे करवाना है तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया दोस्तों कि टीडीएस क्यों लाया गया, ठीक है। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे काम की चीज है दोस्तों, सेक्शंस। कुछ सेक्शंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे सैलरी का है 192 सेक्शन है, 192, ठीक है। स्लैब के हिसाब से फिक्स लिमिट होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको डिटेल में बताया, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट के लिए 194C सेक्शन लगता है, ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल या एचयूएफ, ठीक है, इंडिविजुअल्स या एचयूएफ पर जो है वो 1% का टैक्स लगता है और अदर पे 2% का टैक्स लगता है, ठीक है। सिंगल पेमेंट 30,000 का हो या साल भर में 1 लाख क्रॉस कर रहे हो तो उस पर टीडीएस करता है इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए 1% और बाकी के लिए 2%। अब इंडिविजुअल, एचयूएफ या कंपनी क्या है, ये चीजें आपको पैन नंबर के 4th डिजिट से पता चलेगा। अगर वो पी है तो पी फॉर पर्सन, सी है तो सी फॉर कंपनी, एच है तो एचयूएफ। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं पैन नंबर के 4थे डिजिट से कि वो पैन नंबर जो है वो किसका है, कंपनी का है, पर्सन का है या किसका है, ठीक है। नेक्स्ट है कमीशन या ब्रोकरेज 194H। रेट है 2%, लिमिट है 20,000 पर फाइनेंशियल ईयर। बजट 2025 से ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। लिमिट सिर्फ 20,000 है, यानी कि 20,000 की पेमेंट कर रहे हो तो 2% का जो है आपको टीडीएस काटना है और सरकार के पास जमा कर दे रहा है उसके पैन कार्ड नंबर पे। उसके बाद है प्रोफेशनल या टेक्निकल फीस, जो 194J के अंदर आती है। इसकी लिमिट 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर है। आमतौर पर 10% प्रोफेशनल फीस पर टीडीएस काटा जाता है और 2% जो है वो टेक्निकल सर्विसेज पर काटा जाता है, ठीक है। बैंक या पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट 194A, ठीक है। लिमिट है 40,000 बैंक या पोस्ट ऑफिस का। सीनियर सिटीजन 50,000 और अदर केस में 5,000। रेट 10% है, ठीक है। अगर पैन है तो, और पैन नहीं है तो 20% तो है, बताइए आपको, ठीक है। रेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ 194IB, लिमिट है 50,000 पर मंथ। यदि 50,000 पर मंथ से ज्यादा रेंट दे रहे हैं तो उस केस में जो है 5% जनरली साल में एक बार जो है आपको टीडीएस काटना होता है। प्रॉपर्टी परचेज 194IA, रेट है 1%, लिमिट है प्रॉपर्टी वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स 194Q के अंदर आता है। बायर का लास्ट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है, सेलर से साल में 50 लाख से ऊपर परचेज पर 0.1% का टीडीएस जो है वो कटता है, ठीक है। पैन ना देने पर क्या होता है, अगर पैन नहीं है तो उस केस में 20% या हायर रेट पर जो है वो टीडीएस करता है अंडर सेक्शन 206AA, ठीक है।
आधार से पैन लिंक ना होने पर पैन इनऑपरेटिव माना जा सकता है, तब हायर टीडीएस लग सकता है। इसलिए अपना पैन जो है वो हमेशा एक्टिव एंड कोटेड रखो। दोस्तों मैंने पैन कार्ड से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था कि पैन कार्ड अगर नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। अब टीडीएस काट लिया, यही बात खत्म नहीं होती। टीडीएस काट लिया तो सरकार को पहले जमा तो करो, फिर रिफंड लेना और टैक्स पे करना है ना। डिडक्टर जो काट रहा है ऑनलाइन चालान ITNS 281 से पे करेगा, ठीक है। कौन सा 281 से? ड्यू डेट क्या है? हर महीने का टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख तक पे करनी होती है, ठीक है। जैसे मार्च का है तो वो 30 अप्रैल तक जाएगा। अगर एक ही कंडीशन रहती है, अगर मार्च का है ना तो वो 30 अप्रैल को जाएगा। बाकी जो है वो पेमेंट के बाद क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल, ठीक है। पेमेंट्स हो जाने के बाद जो टीडीएस रिटर्न है वो क्वार्टरली फाइल होती है। समझ गए दोस्तों? फिर से बता दूं, हर महीने का टीडीएस उसके अगले महीने की 7 तारीख को पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। मार्च का 30 अप्रैल तक होता है। एक मार्च में एग्जम्पशन है जिससे 30 अप्रैल को पे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट के बाद, पेमेंट हो गया, मान लो टीडीएस काटा और सरकार को जमा कर दिया अगले महीने की 7 तारीख को। इसके बाद आपको क्या करना है? रिटर्न फाइल करना है। कब करना है? क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है। जैसे अप्रैल मई जून है तो उसका रिटर्न जो है वो 31 जुलाई को पे करना है। क्वार्टर 2 का है वो 31 अक्टूबर को पे करना है। क्वार्टर 3 का है वो 31 जनवरी को पे करना है, नहीं फाइल करना है। और क्वार्टर 4 का है उसे 31 मई को फाइल करना है दोस्तों, ठीक है। जैसे टीडीएस काटा, फिर उसको सरकार को जमा किया, फिर उसके बाद जो है उसका रिटर्न फाइल किया ताकि जिसका है उसको क्रेडिट मिल सके। क्वार्टर होता है जैसे दोस्तों अप्रैल मई जून ये एक क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर ये दूसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीसरा क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च ये चौथा क्वार्टर हो गया, ठीक है। जो पहला क्वार्टर है उसका जो रिटर्न फाइल होता है वो 31 जुलाई तक होता है। जो दूसरा क्वार्टर है उसका जो रिटर्न फाइल होता है वो 31 अक्टूबर को होता है। क्वार्टर 3 का जो रिटर्न फाइल होता है वो 31 जनवरी को होता है। और क्वार्टर 4 का जो रिटर्न फाइल होता है वो 31 मई को होता है। सर्टिफिकेट्स, फॉर्म 16 जो है वो सैलरी के लिए इशू की जाती है 15 जून तक, ठीक है। और फॉर्म 16A जो है वो रिटर्न ड्यू डेट के 15 दिन के बाद जनरेट होती है, ठीक है। सैलरी के लिए कौन सा टीडीएस फॉर्म जाता है? फॉर्म 24Q, ठीक है। नॉन सैलरी या रेसिडेंट के लिए फॉर्म 26Q, ठीक है। नॉन रेसिडेंट फॉर्म 27Q। इम्प्लॉय को फॉर्म 16 और वेंडर्स को फॉर्म 16A दिया जाता है। समझ गए? जो इम्प्लॉय है उनको फॉर्म 16 और जो वेंडर्स है उनको फॉर्म 16A। क्लियर? सैलरी के लिए फॉर्म 24Q, अदर देन सैलरी फॉर्म 26Q और नॉन रेसिडेंट का फॉर्म 27Q। दैट्स क्लियर, ठीक है। अगर गलती हो गई, अगर आपने टीडीएस काटा और आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया, उस केस में भाई सरकार के पास कोई माफी नहीं है, ठीक है। लेट डिडक्ट किया तो 1% पर मंथ डिडक्ट करके, लेट डिपॉजिट किया तो 1.5% पर मंथ इंटरेस्ट, रिटर्न लेट तो 200 रुपये पर डे अंडर सेक्शन 234E। मैक्सिमम टीडीएस अमाउंट और सेपरेट पेनल्टी अंडर सेक्शन 271H भी लग सकती है। टाइम पर काम निपटाओ। देखा दोस्तों आपने, अगर आपने टाइम पे सारी चीजें नहीं की तो कितना महत्व होता है टाइम का, है ना। आपको हर चीज पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, हर चीज पे एक्स्ट्रा टैक्स, हर चीज पे एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा चार्ज पे करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको जो है लेट नहीं करना है, अपना हर काम जो है वो टाइम से करना है, ठीक है। रिफंड कैसे मिलेगा? मैंने पहले ही बताया, अगर आपका टीडीएस कटा है तो सबसे पहले तो आप सरकार को ये प्रूव करो कि सरकार जी हमारा जो है इनकम कम है और हमने ज्यादा टैक्स दे रखा है तो मेरा वापस दे दो। वापस सरकार जी तब देंगे जब आप उनको अपना ITR रिटर्न जो फॉर्म है उनको फाइल करके सरकार जी के पास भेजोगे और सरकार जी जो है उनको चेक करेंगे और उनको लगेगा कि आप ठीक कह रहे हो तो आपको पैसा वापस दे देंगे, ठीक है। रिसीवर जिसका टीडीएस कटा अपना ITR फाइल करके टीडीएस क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। अगर फाइनल टैक्स 0 या कम निकला तो रिफंड बैंक में क्रेडिट और ज्यादा टीडीएस ना कटेगा। इसके लिए फॉर्म 15G या 15H दो जब टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट से नीचे हो, ठीक है। तो 15H सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए होता है, ठीक है दोस्तों।
लोअर या नील डिडक्शन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197 अप्लाई करो हाई टीडीएस केसेस में, ठीक है। पैन या ट्रेसेस डिटेल्स को सही, कुछ चीजें मैं बताऊंगा जिससे आपकी गलतियों को आप कंट्रोल कर सकते हो। अपनी पैन डिटेल्स को हमेशा सही रखें, अपडेटेड रखें। मिसिंग या इनऑपरेटिव होने के केस में आपको 20% टीडीएस देना पड़ सकता है, ठीक है। अपना जो सेक्शन है उसे सही चूज करो, पेमेंट के नेचर के अकॉर्डिंग, जो पेमेंट का क्या नेचर है उसके अकॉर्डिंग ही उसका सेक्शन सेलेक्ट करो। दूसरे तीसरे गलत सेक्शन में मत बुक करो, मत पे करो, ठीक है, क्योंकि हर सेक्शन अलग अलग है, हर सेक्शन के रेट अलग अलग है, ठीक है। बुक्स में क्रेडिट डेट ध्यान से, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर अर्लियर। रूल कहता है कि क्रेडिट जब हुआ तब या पेमेंट जब कर रहे हो तब, इन दोनों में जो भी पहले होता है उसी टाइम जो है बुक्स में क्रेडिट, उसी टाइम जो है हमें पैसे दे दो, ठीक है। ड्यू डेट मिस ना करो। पेमेंट के लिए अगले मंथ की 7 तारीख 30 अप्रैल एंड क्वार्टरली रिटर्न्स जो है आपको बिल्कुल टाइम से करना है, कोई भी लेट नहीं करनी है, तो आपको पेनल्टी कभी या लेट फीस नहीं पे करना पड़ेगा, लेट फीस का इंटरेस्ट। 26 एएस या एआईएस अपना जो है मैच जरूर करो, चेक जरूर करो, गलत टीडीएस एंट्रीज को रेक्टिफिकेशन से ठीक कराओ, ठीक है। बस दोस्तों टीडीएस इतना ही सिंपल है, राइट सेक्शन, राइट टाइम, राइट चालान, ठीक है, ये सारी चीजें करो तो कोई झंझट नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और लेटेस्ट टीडीएस लिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन चेक मत करना, मैं नहीं डाल रहा हूं, ठीक है। टीडीएस सेक्शन नाम और रेट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और अकाउंटिंग ईयर 2026-27 के लिए असेसमेंट ईयर सब, ठीक है। सेक्शन 192 सैलरी का है, थ्रेश होल्ड या बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है 12.75 लाख। अंडर न्यू रिजिम जो अगले साल से एप्लीकेबल होने वाली है वो है 12.75 लाख। 12.75 लाख क्यों? क्योंकि 75,000 का डिडक्शन है और 12 लाख सरकार ने टैक्स छूट की बात की हुई है, ठीक है। सेक्शन 192A प्री मैच्योर ईपीएफ विथड्रॉल, ठीक है। अगर आप ईपीएफ जो है वो मैच्योर होने से पहले विथड्रॉल कर रहे हैं और उसकी लिमिट जो है वो 50,000 से ज्यादा कर रहे हैं तो आपको 10% का टीडीएस आप पे कटेगा या काटना है, समझ गए। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसका थ्रेश होल्ड लिमिट है दोस्तों 10,000 रुपए, इस पे 10% का टीडीएस कटता है। सेक्शन 194 डिविडेंड्स, थ्रेश होल्ड लिमिट है 10,000, रेट है 10%, ठीक है। सेक्शन 194A इंटरेस्ट बैंक या पोस्ट ऑफिस या अदर्स, थ्रेश होल्ड लिमिट है 50,000 और 1 लाख है सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। अदर्स के लिए है 10,000, ठीक है। रेट है 10%। 194B लॉटरी, गेम शो या गैम्बलिंग विनिंग, थ्रेश होल्ड लिमिट है 10,000, रेट है 30% फ्लैट, ठीक है। सेक्शन 194B ऑनलाइन गेमिंग से जो अर्निंग होती है कोई थ्रेश होल्ड लिमिट नहीं है, रेट जो है वो 30% है, ठीक है। सेक्शन 194BB विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, थ्रेश होल्ड लिमिट है 10,000 सालाना, रेट है 30%। सेक्शन 194C कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट, थ्रेश होल्ड लिमिट है 30,000 सिंगल और 1 लाख पर ईयर फॉर फाइनेंशियल ईयर। इंडिविजुअल के लिए 1%, एचयूएफ के लिए 1% और अदर्स के लिए 2%। सेक्शन 194D इंश्योरेंस कमीशंस, थ्रेश होल्ड लिमिट है 20,000, रेट है 2% इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए और 10% है अदर्स के लिए। सेक्शन 194DA लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेमेंट, थ्रेश होल्ड लिमिट है 1 लाख और रेट है 2%, ठीक है। सेक्शन 194EE एनएसएस स्कीम पेमेंट, थ्रेश होल्ड लिमिट है 2500, रेट है 10%। सेक्शन 194G लॉटरी टिकट कमीशन, थ्रेश होल्ड लिमिट है 20,000, रेट है 2%। सेक्शन 194H कमीशन या ब्रोकरेज, थ्रेश होल्ड लिमिट है 20,000, रेट है 2%। सेक्शन 194J फीस फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी, थ्रेश होल्ड लिमिट है 50,000, रेट है 2% टेक्निकल सर्विसेज के लिए, कॉल सेंटर फर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और 10% है अदर प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए। सेक्शन 194I रेंट पेमेंट के लिए थ्रेश होल्ड लिमिट है 50,000,
रेट है 2% प्लांट एंड मशीनरी के लिए और 10% है लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर के लिए। ठीक है। सेक्शन 194 IA, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के जो लैंड है उनको छोड़ के थ्रेश होल्ड लिमिट है 50 लाख और रेट है 1%। सेक्शन 194 IB, रेंट बाय लैंडलॉर्ड इंडिविजुअल या HUF नॉट कवर्ड अंडर 194 I, 194 है, थ्रेश होल्ड लिमिट है 50,000 पर मंथ, रेट है 2%। सेक्शन 194 IC, पेमेंट अंडर ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ नहीं, रेट 10%। ठीक है। सेक्शन 194 LA, कॉम्पेंसेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, थ्रेशोल्ड लिमिट है 5 लाख, रेट है 10%। सेक्शन 194 LB, इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड नॉन रेसिडेंट के लिए, रेट है 5%। सेक्शन 194 LBA, इनकम फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट यूनिट्स, रेट 10% रेसिडेंट्स के लिए, 30% और 40% नॉन रेसिडेंट्स के लिए। तो दोस्तों इसी तरह जो है वो बहुत सारे सेक्शन है और ये सेक्शन ना तो मुझे याद है, ना तो आपको याद है, ना तो किसी को याद है। सेक्शन 2 3 4 सेक्शन ऐसे हैं जो लोगों को याद होते हैं, बाकी लोगों को याद नहीं होते। तो सेक्शन और उसके रेट, दूसरी बात ये कि हमेशा ये सब चीजें जो है वो अपडेटेड होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो गूगल का सहारा ले, गूगल बना हुआ है और गूगल जब तक चलेगा तभी तक आपका काम चल रहा है। ठीक है। तो गूगल जब तक चल रहा है तब तक गूगल का को देखते रहे, जिस दिन गूगल बंद होगा उस दिन ऑटोमेटिक सब बंद हो जाएगा। ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप जो है गूगल कीजिए कौन सा सेक्शन है, क्या रेट है, आराम से देखिए। कोई पढ़ाकू बनने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी उतना याद करने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा बहुत काम करने का तरीका सीखिए, कुछ भी याद करना रटना बेवकूफी है। ये मैंने कुछ समरी बनाया हुआ है दोस्तों, ऐसे ही, इस तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऐसे समरी बनाया हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है। ये सब चीजें तो मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों कि हर कोई जो है वो TDS नहीं काट सकता। TDS सिर्फ वही काट सकता है जो TDS कानून के अंतर्गत डिडक्टर के रूप में आता हो। कौन कौन से ऐसे हैं जो डिडक्टर के अंदर आते हैं? जैसे सरकार हो गया, सरकारी संस्था हो गई, कंपनी हो गए, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। ठीक है। LLP हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया। कुछ मामलों में जो है व्यक्ति या व्यक्तिगत व्यापारी भी TDS काट सकते हैं, लेकिन तब जब उनका जो टर्नओवर लिमिट है वो ऑडिट के लिए क्रॉस कर गया हो। ठीक है। अगर ये तीन चीजें एक साथ हो रही हो तब TDS काटना होता है। जैसे अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो, जैसे सैलरी का, रेंट का, कॉन्ट्रैक्टर का, प्रोफेशनल का, इन सब का अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली TDS काटना है। इन सब में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब कुछ स्पेसिफिक है जिसमें आपको काटना ही काटना होता है। ठीक है। हाँ, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब आपको नहीं काटना है। दोस्तों अगर पैन नंबर नहीं है उस केस में TDS नहीं काटा जाता है, और जो TDS 20% काटा जाता है उसे पेनल्टी के रूप में ट्रीट किया जाता है। अगर पेमेंट लिमिट से कम हो रही है तो तब तो TDS एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर पेमेंट TDS वाले सेक्शन में नहीं आ रहा है, कुछ खास छूट मिली हुई है, जैसे अगर आपने फॉर्म 15G या 15H दे रहे हैं इंटरेस्ट इनकम के केस में, तो उस केस में जो है बैंक आपके इंटरेस्ट पर TDS नहीं काट सकता, तो उस केस में आपको TDS काटना ही नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि TDS क्या है, कौन काटता है, क्यों काटता है, कब काटता है, काटने के बाद कब जमा करता है, कैसे करता है, जमा करने के बाद क्या करता है, रिटर्न फाइल करता है, रिटर्न फाइल करने के बाद जिसका जो क्रेडिट है उसको मिल जाता है। उसके बाद जो है इतना ही नहीं, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का खेला चलता है। वहां अगर आप प्रूव करते हो कि आपका TDS ज्यादा कटा है आपके इनकम के अकॉर्डिंग तो रिफंड मिलता है, और अगर नहीं तो फिर और टैक्स पे करो, अदरवाइज भूल जाओ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे इतने मेहनत करने के बाद जो है आप लोग TDS को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों मैं और भी वीडियो बनाऊंगा TDS पे, लेकिन अगला वीडियो जो है मैं वर्किंग से रिलेटेड बनाऊंगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जरूर आना और जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों यहीं पे विदा लेते हैं, वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में TDS में वर्किंग से रिलेटेड कैसे कैसे आपको वर्किंग करना है
ये तो मैंने आपको बेसिक सारी चीज़ें समझा दी। वर्किंग बनाऊंगा, फिर उसके बाद आपको रिटर्न भरना सिखाऊंगा। मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अब जो है इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं।